नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 44वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन में दे दिया जाएगा। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं और अपने मनपसंद उपन्यास को सुन सकते हैं क्रमबद्ध रूप से। इसके अलावा विद्यार्थियों से अनुरोध है, अगर वो आईएससी हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स या कॉमर्स, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का कोई भी आप क्लास देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं और नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप हमारे वीडियो आईएससी मैथ्स से या आईएससी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स डाल करके चेक कर सकते हैं। उसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और अगर आप मेंबरशिप करके ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन क्लिक करके आप टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं। अब तक हमने देखा कि रामकली ने काशीवास का निश्चय कर लिया था। अब आगे साधन सरल ने फुआ को जो वचन दिया था तोड़ा नहीं। सब कुछ खुल गया। सौदा की दीनता और उसके भतीजों का झूठ जाहिर हो गया। कच्चा पक्का बाल, नाटे कद के मजबूत से जिस भले आदमी का डेरा ढूंढ ढूंढ कर वे उस रोज फुआ की चिट्ठी दे आए थे, वे भले आदमी अगले इतवार को ही इन लोगों के यहाँ हाजिर हो गए। इस संभावना की बात सपने में भी नहीं आई थी उनके मन में। डरे हुए भागने को तत्पर इन दोनों लड़कों को लगभग जबरदस्ती रोककर उन सज्जन ने उस दिन इनका नाम क्या है, घर कहाँ है, कलकत्ता में कहाँ रहते हैं आदि बातें जान ली थी। लेकिन इन दोनों भाइयों ने इसे महज कौतुक ही समझा था। खाक भी नहीं ख्याल किया कि 2 दिन जाते न जाते ये भले आदमी घर पर धावा बोल देंगे। बिना भेद के वज्रपात मारे डर के उनके तो होश उड़ गए। दोनों भाइयों ने भयभीत हो एक दूसरे का मुंह ताका। फिर सरल ने चुपचाप दोनों हथेली उलटकर एक ऐसा लापरवाह इशारा किया जिसका मतलब है, इसमें हमारा क्या कसूर है, हमने तो इन्हें आने को नहीं किया, फुआ ने मना किया था तभी तो। लेकिन वह भी आंखों के इशारे से ही बोल गया, लेकिन हमने झूठ कहा है। स्कूल में लौटने में देर हुई, माँ ने पूछा तो हमने कह दिया स्कूल में आज मैच था। इतना सारा भावों का आदान प्रदान पल में ही हो गया, क्योंकि इसी बीच वे सज्जन चौखट पार करके आंगन में जा खड़े हुए और फिर बोल उठे, लड़के घर में नहीं है क्या? और सत्यवती घूंघट को जरा खींचकर रसोई से निकली। कहा, तुड़ू देख तो कौन है, पूछ इन्होंने किन्हें ढूंढ रहे हैं। तुड़ू की को तकलीफ करके पूछना नहीं पड़ा। जिनके कानों पहुंचना था मजे में पहुंच गए और वे हंसते हुए आगे बढ़ गए। बोले, जी मैं हूँ, आप मेरी सलहज होती हैं। सत्यवती तो सुनकर हाँ हो गई। अभी अभी नवकुमार बाजार गया और अभी है झमेला। क्या पता कौन है ये, कोई बदमाश है कि डेरा भूलकर? सत्यवती ने वही कहा। बच्चों को मात्र माध्यम बनाकर तुड़ू उनसे कहे अपने शायद डेरा चिन्हने में गलती की है। डेरा चिन्हने में गलती? भले आदमी हंस पड़े। मुकुंद मुखर्जी नन्ना नादान नहीं कि बिना ठीक खोज खाज लिए किसी के घर अंदर दाखिल हो जाए। मोहल्ले के लोगों से ठोक पीट कर जान लिया है, तब आया हूँ। मैं पूछता हूँ, आप बरईपुर के नीलांबर बनर्जी की पतोहू नहीं है? करिए इनकार। अपनी रसिकता से वह आप ही है करके हंसने लगे। उसकी भाषा और भंगिमा ऐसी ही अमार्जित थी कि गुस्से से सत्यवती की एड़ी चोटी सुलग गई। यह जरूर कोई बदमाश है, कहीं से नाम और परिचय का पता लगाकर डराने आया है। आए। यह सत्यवती को नहीं पहचानता। सख्त और खींच भरे स्वर में सत्यवती ने कहा, अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछकर किसी को अता पता जानना कोई कठिन काम नहीं है। हम लोग इस नाम के किसी को नहीं जानते हैं, जा सकते हैं। लेकिन मुकुंद मुखर्जी इतनी आसानी से अपमानित नहीं होते। मुस्कुराहट बनाए रखकर ही बोले, नहीं जानती तो बात सही है, जानने का मौका ही कहाँ मिला। आपकी ननद जी तो मुझे त्याग पत्र निश्चित है, लेकिन इतने दिनों के बाद बिसरे राजा को कैसे याद किया, यही पूछने के लिए तो आया हूँ। अरे मुन्ने, तुम लोग तो बिल्कुल मुँह सीकर बैठ गए। उस दिन उतनी बातचीत हुई, तुम लोगों ने चिट्ठी पहुँचाई और आज कैसे पहचानते नहीं हो? अपनी माँ से बताया नहीं है क्यों? जब ये सुबह कर रही है, कोई गुंडा बदमाश है क्या? सत्यवती बेशक अब तक यही सोच रही थी, लेकिन भले मानस की अंतिम बात में वह अथाह समंदर में गिर पड़ी। यह सब क्या कह रहा है? खाक भी तो समझ नहीं पा रही है। अपने लड़कों की तरफ ताक कर देखा। उस चेहरे पर अपराधी की साफ छाप थी। माजरा क्या है? ये आदमी बरईपुर का कोई है? तुड़ो और मुन्ना जब वहां गए थे देखा होगा, अब पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन चिट्ठी चिट्ठी कैसी? राम जाने। एक तो यूं ही ससुराल में जाबाज बहू के नाम से सत्य की बदनामी है, वह बदनामी कुछ और बड़ी।
दोनों लड़के जिस ढंग से मुंह सुखाए खड़े हैं, उसने निस्संदेह है कि कुछ हुआ है, लेकिन सत्य है फिर भी मुंह से नहीं हारी। दृढ़ होते हुए कुछ नम्र सुर में बोली, मुन्ने कह दे कि अभी घर पर मर्द सूरत कोई नहीं है, आप जरा घूम कर आइए, जो कहना हो उन्हीं से कहिएगा। मुकुंद मुखर्जी अब जरा गंभीर हुए, बोले, जी कहना मुझे कुछ नहीं है। हाँ, आपकी ननद सौदामनी देवी जी ने अपने छोड़े हुए पति को अचानक एक चिट्ठी देकर क्यों भेजा, यही पूछने के लिए। ननद जी ने आपको चिट्ठी दी? आपको यानी आप? खैर, अब आपने पहचाना? हाय राम। कहा यह सोचकर आया था कि साले के यहाँ जाकर जरा जमाई की खातिरदारी मिलेगी सोने, लेकिन ननद जी ने चिट्ठी लिखी। सत्य ने आरक्त चेहरे से कहा, मुझे यकीन नहीं आता, असंभव है। मुकुंद बाबू ने इस बात का और ही अर्थ लिया, बोले, आह, अपने हाथ से क्या लिखा? जरूर किसी को पकड़कर लिखवाया है। आपकी ये लड़की ही तो परसों देकर आए हैं। मेरे लड़के? परसों? सत्यवती भी चकराकर बोली, तुड़ू मुन्ने। तुड़ू और मुन्ने का सिर गड़ा हुआ, उस पर अपराध की काली मां। सत्य ने मानो कुछ बेबसी महसूस की, और शायद यही पहली बार उसने नव कुमार की गैर मौजूदगी में कातरता का अनुभव किया। मुकुंद की नज़रों में सत्य का यह विचलित चेहरा सहज ही आ गया। उसे माजरा समझने में देर नहीं लगी। लड़कों को समझा बुझाकर सौदामनी ने चिट्ठी चुपचाप ही भेजी है। वह पहले समझा होता तो मुकुंद और ही तरह अपने को हाजिर करते। दोनों लड़के सक पकाए जा रहे हैं और सक पकाएंगे ही। माता जी खूंखार हैं, यह तो साफ ही समझ में आ रहा है। बाप रे, जैसे पुलिस की डांटो, लेकिन मुकुंद भी पुलिस के बाप हैं। वे सब तरह से लैस होकर आए हैं। खत को साथ लाया, परंतु भले आदमी की धारणा में थोड़ी सी भूल थी। सोचा था हो ना हो सौदामनी अपने भाई के डेरे पर कलकत्ता आई है और भतीजों को यह छिपाने के सिखा दिया, नहीं तो 7 जन्म में उसने कोई संवाद नहीं भेजा ऐसे अचानक। खैर, धारणा गलत है, यह तो समझ ही रहे हैं। सौदामनी यहाँ नहीं है तो यूं अचानक। खैर, मुकुंद बाबू ने अपनी फतोही की जेब से सौदामनी के उस गोपन तम दुर्बलता के इतिहास को निकालकर बरामदे पर रख दिया, और देखते ही सत्य पहचान गई कि लिखावट उसी के बड़े बेटे की है, यानी सौदामनी ने खत तुड़ू से लिखा है। सारी बातों के आईने की तरह साफ हो जाने में देर नहीं लगी। दिन की रोशनी में जैसे स्पष्ट हो गई। केवल उसके अपने बेटों का यह दुर्भेद अचानक आचरण अंधेरे में रह गया। सत्यवती को भिनक होने में देकर कितनी करतूत करने की हिम्मत उन्हें कैसे हुई? पड़ी हुई चिट्ठी पर एक नज़र डालते ही उसका विषय समझ में आएगा, क्योंकि अक्षर का ढांचा, उसकी हर लकीर, हर घुमाव तो सत्यवती को मुखस्त है। नहीं, प्रेम पत्र नहीं, भतीजे से लिखाने में कोई दोष नहीं। सौदामनी ने लिखा है, परम पूजनीय, चरणों में कोटिश प्रणाम। बहुत दिनों से आपकी कुशल आदि से वंचित हूँ। आपने भी कभी इस गरीबन की सुध नहीं ली कि वह जिंदा है या मर गई। मेरी छोड़िए, आपके कुशल की कामना होती है। मेरा भाई नवकुमार यहीं कलकत्ता में मकान लेकर रहता है। उससे मुलाकात हो तो जान सकती हूँ। ये लड़के मेरे बड़े भाई नवकुमार के हैं, साधन कुमार, सरल कुमार। चिट्ठी लिखने की गिटटाई को माफ़ कीजिए। ज़्यादा क्या लिखूं? हर दिन भगवान से आपके कुशल की कामना करती हूँ। आपके चरणों की दासी सौदामिनी। सत्य को जैसे काट मार गया। यह सौदामिनी कौन सौदामिनी है? वही सौदा दीदी। सौदा दीदी हर दिन उस आदमी की कुशल की प्रार्थना करती है, इस नाटे मोटे कद के अधबुड़े आदमी की कुशल की। यह भी संभव है। सौदामनी विधवा नहीं है। खाने के लिए बैठते वक्त इतना ही पता चलता है, मामी के साथ, भाई की स्त्री के साथ वह खाने बैठती है तो मछली लिया करती थी, बस इतना ही। इसके अलावा और कभी पता ही नहीं चलता कि सौदा के स्वामी हैं। अजीब है, आदमी कैसा अनोखा जीव है। सिर्फ याद ही नहीं रखती, पति के कुशल के लिए उतावली होती है। इतनी किया मान मर्यादा को जलांजलि देकर चरणों की दासी लिखकर चिट्ठी भेजती है। कैसी दीनता है यह, कैसी दुर्बलता। जब उम्र थी तब तो स्थिर रही, अब भाटा पड़े उम्र में ऐसी अस्थिर हो पड़ी कि मान अपमान भी ख्याल नहीं रहा। सौदामनी की इस गिरावट ने मानो सत्यवती के सिर पर माटी पर लोटा डाल दिया। हाँ, गिरावट ही लग रही है सत्यवती को, और जो उसे बहुत कम होता है वही हुआ। दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर भी किसी तरह अपने को संभाल कर उसने घूंघट को और बढ़ा लिया। बड़े ननद के पति के पैरों की धूल लेकर शांत स्वर में बोली, कुछ ख्याल मत कीजिएगा, जान पहचान तो नहीं थी। बरामदे पर आकर बैठिए, वे बाजार गए हैं, आ ही रहे होंगे। साले की स्त्री के व्यवहार से अब वे संतुष्ट हुए। हाँ हाँ, रहने दीजिए कहकर सौजन्य दिखाते हुए गर्व के साथ जाकर बरामदे पर पड़ी चौकी पर जमकर बैठ गए। सत्यवती की आंखों के इशारे से लड़कों ने भी अपने नए फूफा जी को प्रणाम किया और सरल आंखों के इशारे से ही चिल्लम चढ़ाकर ले आने गया।
गर्चे नव कुमार तंबाकू नहीं पीता, लेकिन अतिथि अभ्यागतों के लिए सत्यवती ने घर में तंबाकू का रिवाज रखा है। उनकी खातिरदारी तो करनी ही होगी। पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण से अलिखित जगत का है और उन्हें चुकाने भी बात की बात है एक। असल में कुटुंब ऋण जैसा ऋण नहीं, उसका चुकाना तो प्रत्यक्ष वास्तव है। इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती सत्य अव्य सत्य नहीं रही, जिसने कभी अपवित्र मानकर ससुर की पूजा की अव्यवस्था करने से इनकार किया था। यह सत्यवती अब बहुत व्यवहारिक बुद्धि वाली हो गई है। आज की सत्यवती यह जानती है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें मन से मान ना सकने के बावजूद बाहर से बहुत हद तक मान लेना पड़ता है, नहीं तो असामाजिकता, अभद्रता का शिकार होना पड़ता है। जब दुनियादारी करने बैठी है तो सामाजिकता को तो झमेला झेलना ही पड़ेगा। इसलिए एक निश्वास छोड़कर वह रसोई में गई। चूल्हे पर चढ़ी हुई हांडी को उतार कर रख दिया। उसके बाद लड़के को हाथ के इशारे से बुलाया, उसे रसगुल्ला ले आने के लिए पैसे दिए और दरवाजे पर आकर बैठ गई, जहाँ से बिल्कुल सीधे ना सही मुकुंद बाबू को देखा जा सके। जब तक नव कुमार लौट नहीं आता, इस बंधन की पीड़ा उसे सहनी ही पड़ेगी। हुक्के में दम लगाकर मुकुंद बाबू ने भारी गले से पूछा, कलकत्ते की डेरी में कितने दिनों से रहना हो रहा है? सत्य ने कहा, बहुत दिन हो गए, यही कोई 7-8 साल। अरे अरे, उस समय तो आप कच्ची युवती होंगी। बूढ़े बूढ़ी ने राय दी या कि वे गुजर गए? सत्य के जी में आया उनके सामने कमरे के दरवाजे को बंद करके गुम होकर बैठी रहे, लेकिन बंद नहीं किया। मुख्तसर में बोली, जी वे हैं। राय दिए बिना चल कैसे सकता था? बच्चों को लिखना पढ़ना, हाँ सो तो है, अब पाठशाला की पढ़ाई से काम नहीं चलता। कुल यही दो हैं और नन्हे मुन्ने तो दिखाई नहीं दे रहे। इस बात का क्या जवाब देती? सत्य चुप ही रही और नहीं हुआ, और यह कहते भी कहीं कांटे सा गड़ रहा था। वह अदृश्य कांटा धीरे धीरे एक सूने अंधकार में शायद रूप ले रहा था। मुकुंद लेकिन ना छोड़ बंदा। फिर कहा, बाप के साथ गए हैं क्यों? इस सवाल का जवाब सरल ने ही दे दिया, हम 2 ही भाई हैं। मुकुंद ने ना जाने इसमें अपना कौन सा भला आविष्कार किया, मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा है, जान बची, बला गई, खुले हाथ पांव, अब तीरथ करो, धर्म करो, जालिम बनकर घर बार करो, कोई झमेला नहीं। बाप रे, अपने घर के कच्चों बच्चों को देखकर मेरा दिमाग कैसा हो जाता है। आदमी तो बच्चे तो है ही नहीं, जैसे बत्तख मुर्गी के चूजे। अब शायद सत्य खींचना भी भूल गई, चमत्कृत होकर ही देखती रही। मर्द भी ऐसी बातें कर सकते हैं, इसका उसे पता नहीं था। हाँ, अपने नेहर में बहुतों को देखा है और ताना मर्द भी देखा है। नीलांबर को देखा, नव कुमार अपने आदर्श के अनुरूप पुरुष उसने कभी नहीं देखा। लेकिन यह गांव के गंवईपन में भी एक तरह का शोभन सभ्यता है। यह शहरी गंवई बहुत कुत्सित है, लेकिन देखने से लगता है कभी यह आदमी देखने में अच्छा था। नाटा थोड़ा है, पर हड़ताल सारंग, चेहरे की बनावट सुंदर, कच्चा पक्का होने पर भी बालों में क्यारी है और अंग अंग में जतन का चिन्ह है। बत्तख मुर्गी के चूजों की तरह बच्चों की भीड़ होने पर भी वह अपनी हिफाजत करा ही लेते हैं, इसमें शक नहीं। सौदादी की सौत की मन ही मन व्यंग भरी तारीफ की उसने। कुछ देर चुपचाप। मुकुंद हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। सत्य उत्कंठित आंखों सदर दरवाजे की तरफ ताक रही है। बेचारा सरल मन ही मन काट होकर उठे हुए वज्र के नीचे प्रतीक्षा करने वाले की तरह चुपचाप खड़ा है। इस आदमी के चले जाने के बाद उन दोनों का विचार होगा, इसमें क्या संदेह। प्रतीक्षा की घड़ी लंबी होती है। सत्य को लगा नव कुमार मानो कब का बाजार गया और तुड़ू भी कम देरी नहीं कर रहा। हलवाई की दुकान पास ही तो है। मुकुंद ने ही चुप्पी तोड़ी, बोले, आपकी ननद जी ही मामा मामी की सेवा कर रही हैं? गले में मानो एक दबा हुआ असंतोष है। सत्य ने कहा, वही तो सदा से साथ हैं। बेटा और बहू ने जब उड़ना सीख लिया हो तो रहना ही होगा, लेकिन अपने पति के घर के प्रति भी तो कोई कर्तव्य है। मेरे घर को लीजिए, एक आदमी के बिना गृहस्थी फूटी नाव सी हो रही है। मेरी दूसरी स्त्री तो जो है वह तो जच्चा घर में ही घुसने में उस्ताद है। बच्चे बेचारे का बुरा हाल है। ऐसे में अगर बड़ी आकर रहे तो सब तरफ से अच्छा हो, और उसे भी लगता है बहुत ही असहनीय इशारे से सत्य स्तब्ध हो गई। इसलिए उस आदमी को इतना बोलने का मौका दिया, मगर वह बोल उठी, आपका तो अवश्य सब तरफ से अच्छा हो। बिना तनख्वाह के रसोईदारी, नौकरानी, धरनी सब मिल जाए, पर उनका क्या उपकार होगा जरा सुने। जरा देर के लिए मुकुंद मुखर्जी सक पका गए, क्योंकि उन्हें निश्चय हो
ऐसी कल्पना नहीं थी कि ऐसे तीखेपन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन संभलते भी देर नहीं लगी। उसी संभले हुए भाव पर जरा हंसी का प्रलेप लगाकर बोले, अपने साले साहब का स्त्री भाग्य तो देखता हूँ बड़ा अच्छा है। एक तो रूपसी, तिस पर विदुषी, नाटक उपन्यास पढ़ने की आदत भी होगी। खैर, आपने जब पूछा तो बताऊं। उपकार चाहे ना हो, पर काल का नाम तो होगा। मामा के यहाँ दासीगिरी करने से पति के यहाँ दासीगिरी करना कुछ अपमानजनक नहीं। सत्य उठ खड़ी हुई, स्वर को धीर करने की चेष्टा करके कहा, स्त्रियों के लिए कौन सा मान का है और कौन सा अपमान का, यह जानते तो यह बात नहीं कह सकते आप। हाँ, यह बात मुझे मालूम है कि ननद जी ने आपको नहीं छोड़ा है, आपने ही उन्हें छोड़ा है। अब आपको घर में नौकरानी की जरूरत आ पड़ी, इसलिए उसने परकाल के लिए सिर खपाने आए हैं। सत्य ने जितने ही धीर भाव से कहने की चेष्टा क्यों न की, उत्तेजना से उसका चेहरा लाल हो उठा। यह उत्तेजना उसे सिर्फ आंखों की लज्जा हीनता वाले इस बर्बर के लिए नहीं थी, सौदा की बेशर्मी के लिए भी थी। इस बेहया को ये बातें कहने का मौका तो सौदा दी ने ही दिया। मुकुंद बाबू इसके जवाब में क्या कहते या सत्य किस तरह बात खत्म करती, क्या पता। बाप बेटे के आ जाने से बाधा पड़ गई। रसगुल्ला लिए साधन आया, उसके साथ ही नवकुमार भी आ गया। साधन ने रास्ते में ही बाप को खबर बता दी थी। पिता के आ जाने से फिलहाल उसकी जान में जान आई। माँ के आमने सामने आने में बहुत कुछ देरी होगी। नवकुमार गुरुजन और दुर्लभ कुटुंब का सम्मान करना जानता है। हड़बड़ाकर हाथ की चीजें नीचे रखकर उसने झुककर प्रणाम किया। मुस्कुराते हुए बोला, अहो भाग्य अपना, इतने दिनों के बाद यहाँ चरणों की धूल पड़ी, कब पधारे। सत्य इतने में रसगुल्ले लेकर अंदर चली गई। मुकुंद ने उसे उदास स्वर में जवाब दिया। सत्य भी अंदर सुनने लगी। आए देर हुई, इतनी देर तक अवाक बैठा तुम्हारी विदुषी पत्नी का लेक्चर सुन रहा था। लड़की कलकत्ता की है, शायद मेम से पढ़ी है। शर्म से नवकुमार का सिर झुक गया, मुंह तमतमा उठा और सत्य पर असीम क्रोध से मानो उसकी वाक शक्ति जाती रही। हिमाकत की क्या कोई हद नहीं, बोलना जानती इसलिए जिसे जो चाहे कहेगी। ऐसे बूढ़े नंदोई तिस पर कभी भेंट नहीं, उससे तो बोलना ही ना था। घूंघट काट कर कमरे में चला जाना ही सही था। सो नहीं बैठी बैठी उसे ऐसी बातें सुनाई। उपहास का जूता नवकुमार को खाना पड़ा। छी छी छी। लेकिन अब तो मन के गुस्से को मन ही पीना था। जूते को बहनोई का मजाक बना मानकर हैं हंसना था। हंसते हंसते नवकुमार और सत्य ने रसगुल्ले की रिकाबी और पानी का गिलास उसके सामने कर दिया। बहनोई ने खुद ही रिकाबी उठाकर व्यंग से हंसते हुए कहा, जूता मारकर गैया दान फिर भी बुरा नहीं है। ब्राह्मण पूरिया खाने के लिए मोची के घर भी जाता है। तब भी नवकुमार हंसता रहा, बल्कि मात्रा कुछ बढ़ा दी। उसके बाद सत्य बाहर नहीं निकली। दोनों लड़के कमरे में चुपचाप पढ़ने बैठ गए। मुकुंद देर तक नवकुमार से ही बात करते रहे। सुहासिनी घर में नहीं थी। इतवार को सवेरे वह पड़ोस के एक बड़े आदमी के यहाँ लैस बुनना सीखने जाती है। बहू के बाल बच्चा नहीं है, घर में नौकर नौकरानियां बहुत है। पति इतवार को सवेरे ही ताश के अड्डे पर चला जाता है। सो इतवार के समय तो समय रहता ही है, यूं भी उसे बहुत समय। सुहासिनी स्कूल जाती थी तो खिड़की से खुद ही बुलाकर बहू ने उससे जान पहचान की थी। सत्य ने रसोई करते करते सोचा, इस कमबख्त के रहते मैं तो सुहास ना आए तो ठीक है, आएगी तो इसके सामने में ही आएगी। आदमी यह बड़े बुरे स्वभाव का है, देखने में सुहास पर हजार कैफियत पूछेगा। क्यों, जो आदमी ऐसा असभ्य होता है। धीरे धीरे सत्य दूसरी चिंता में चली गई। असभ्य हो तो ही होता है केवल, बेहया भी नहीं तो सौदा अभी भी इस आदमी को पति माने बैठी रहती। नव कुमार से सारा कुछ सुन चुकी है। जुल्मों से जल गई थी बेचारी। उसके बाद उसे सताने वाले पति ने घर में सौत लाकर रख दिए, यह भी मालूम है। तो इतना होते हुए भी सौदामनी सदा इन चरणों की दासी बनी रही। क्या यह नियम रक्षा का पाठ है? हो सकता है इधर मामी के दुखाए सामयिक भाव से किसी दिन धीरज छूट जाने पे वैसा कर बैठी। लड़कों से लिखवाया और किसी से भी कहने को मना किया, इसके लिए सौदा पर उसे गुस्सा है। फूफी होकर तुमने छिपाने लुकाने की कला का श्री गणेश कराया। अब सत्य इन लड़कों को झड़के कैसे? फूफी भी तो गुरुजन है। उसे जब इन लोगों ने बात दी है, सत्य ने ही लड़कों को सिखाया है। सत्य ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जितना ही सिखाओ, तुड़ू ठीक अपने बाप के ढरे पर जा रहा है। रीढ़ी नहीं है, लेकिन नव कुमार में बकझक करने की आदत है। इससे वह नहीं, नर्म है, भला है, लेकिन भला ही काम में है। इस भला को छोड़कर जो होता है, सत्य वही है। सत्य कुछ और ही तरह का होगा। किस तरह का? सत्यवती मन में आदमी का जो साँचा है, उसके आसपास तक नहीं। लेकिन सत्य को यह उम्मीद नहीं, लिखेगा, पढ़ेगा, कमाएगा,
10 आदमी अच्छा कहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। सत्य ने समझ लिया, यदि इससे ज़्यादा कुछ होता तो आज तक वह चमक और वह दमक झलक पड़ती, बल्कि सुहासिनी में सत्य को वस्तु नजर आती है, उसमें दीप्ति दिखती है। जिस सुहासिनी की किशोरावस्था एक बद्धी परिस्थिति में कटी है, जिसके जीवन की बुनियाद में खोखलापन है, शायद हो कि इसलिए अंधकार और प्रकाश के अंदर तीखा होकर उसकी पकड़ में जाए, लेकिन वह तीखापन नहीं है, धुंधला धुंधला है। 14-15 साल की उम्र हो गई, अब भी समझ में नहीं आ रहा कि वे अपने विषय में कुछ सोचते हैं या नहीं, यह सोचना सीखा भी है या नहीं, क्या भला है क्या बुरा है, अजीब है। सत्यवती के मन में जो सांचा है, उसके गर्भ का सांचा उसके करीब नहीं पहुंचा। भगवान जाने इस लंबे अरसे के बाद सत्यवती की सत्ता में फिर कौन सा सांचा तैयार हो रहा है। शुरू शुरू में सत्य ने बड़ी मुसीबत महसूस की। यह घटना आफत सी लगी। धीरे धीरे मन नम्र होता गया, ऐसा कि कभी कभी सोचने को जी चाहता, क्रम बदले तो बुरा नहीं, एक लड़की हो तो अच्छा है। आज एकाएक सत्यवती को लगा, यदि लड़की ही हो तो कौन कह सकता है कि वह अपनी दादी की आकृति और प्रकृति लेकर आएगी कि नहीं। शायद हो कि वैसा ही। सत्यवती की एकाग्र इच्छा की सतत तपस्या किस काम नहीं आएगी। स्त्रियों की यह अजीब बेबसी है, अपने रक्तमांस मन बुद्धि में जिसे रच रहे हैं, पता नहीं वह क्या होगा। निश्वास फेंका, सोचा, सुना है शास्त्र में है, मामा आखिर नाना का ही आत्मज तो है, फिर नाना, नाना की बात शास्त्र में नहीं है। भार वही फटा सा गला बज उठा। ओ भाई, घर की मालकिन कहाँ है? इतना भाषण वाषण सुनाकर कहाँ गायब हो गई? यह नाचीज अभी रुखसत होता है, बीच बीच में आने की इजाजत तो है ना। सत्य बाहर निकली और झुककर नमस्कार करके बोली, बेशक। मुकुंद उधर विदा हुआ और इधर नव कुमार सत्य पर टूट पड़ा। अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुमने ऐसा क्या कह दिया उन्हें? सत्य ने खींच कर कहा। अंशंड क्या कह दिया? अंशंड नहीं तो क्या, कुछ मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। दीदी ने खोज खबर पूछी थी तो इसलिए। बीच में ही टोकर सत्य बोले, उसी शर्म से फंदा डालकर जाने की इच्छा हो रही थी मेरी। मतलब खा पी कर निश्चिंत होकर के सोचना, अभी जाकर नहाओ। रुको, मैं पूछता हूँ, दीदी ने एक गलती किया कि पति तो है, इसमें क्या शक है? फिर मुखर्जी बाबू ने जो कुछ कहा उससे मैंने उनका दुख समझा, और जो भी हो आदमी कपटी नहीं है। बोले, कभी मुझ में बहुत दोष थे, बुरी सोहबत में बढ़कर नशा भांग कोई कुकर्म बाकी नहीं छोड़ा, सती साध्वी को लानत मलामत भी की, लेकिन आगे चलकर होश आ गया। होश हो गया? जरूर। अब तो बस तंबाकू के सिवा कोई नशा नहीं। बेचारे ने कहा, कितनी बार जी में आया जाकर माफी मांग लूं, मामा के पैरों पड़कर उसे लिवा लाऊं, लेकिन शर्म से वैसा नहीं कर पाया। पर अब जब तुम्हारी दीदी नहीं आगे बढ़कर शर्म तोड़ी है तो ठीक तो है, खुशी की बात है। दीदी को मंगवा लो और नए सिरे से गठबंधन करके भेज दो, दोनों साथ मिलकर मजे से गृहस्थी करें। इतना कहकर जरा पेनी हंसी हंसती हुई सत्या वहां से खिसकने जा रही थी कि अचानक आफत आ गई। नव कुमार ने बिना कुछ सोचे समझे जरा देर पहले की सुनी एक बात जो कि त्यों दोहरा दी। सौत का कांटा अब ज्यादा दिन नहीं। सुना है वह सूतिका की शिकार है, तो वह कांटा अब कै दिन। पल में जैसे एक बम फूट गया। पागल की तरह सत्यवती ने अपने कपाल पर एक थपेड़ा मारकर चीखते हुए कहा, तुम चुप भी हो गए? दया करके जरा चुप हो जाओ। यदि वह ना बने तो जैसे भी हो मुझे सदा के लिए बहरी बना दो। अकेले की गृहस्थी, भूख नहीं लगने के कारण खाते खाते भीतर ही भीतर कमजोर हुआ शरीर उत्तेजना का यह धक्का नहीं संभाल सका। वह धड़ बढ़ाकर गिर पड़ी। दोनों लड़के घबराकर पानी और पंखा लिए दौड़े। नव कुमार अंदर से एक तकिया ले आया, सत्य के लुढ़के हुए सिर के नीचे लगाने लगा, और ठीक उसी समय सुहासिनी आकर काट की मारी सी खड़ी हो गई। सुहास आज बहुत उमंगती आ रही थी, क्योंकि उसे सिलाई सिखाने वाली बहू ने कहा, भाई तुम्हें कोई उज्र ना हो तो मेरी मास्टरी करो। बड़े आदमी के यहाँ केवल खाओ और सो से घिन हो गई है। मुझे तुम्हें देखकर लगता है मैं तुम्हारी तरह किताब विताब पढ़ पाती तो समय कटता, लेकिन स्कूल जाना तो इस जन्म में नसीब नहीं होगा। यदि तुमसे ही हर महीने 8 रुपये भी देने को कहा। सुहास ने अवश्य रुपये पर आपत्ति की। कहा, रुपया किस लिए? तुम मुझे एक विद्या सिखा रही हो, उसके बदले में तुम्हें। लेकिन उसने हाथ पकड़कर निहोरा विनती की। बोली, मेरी खुशी के लिए रुपया खर्चने को मेरा पति सदा तैयार रहता है। एक दिन के नाटक में 25-30 रुपये खर्च देता है, यह भी मेरी ही खुशी है। गुरु को दक्षिणा दिए बिना विद्या नहीं आती। सुहास आखिर राजी हो गई। उमंगती हुई सत्य से कहने आ रही थी, देखो फुआ, हर पैसे वाला बुरा नहीं होता, उनमें अच्छे भी होते हैं। लेकिन यहाँ पहुँचते ही यह दृश्य है। सबको झट वहाँ से हटाकर सेवा का भार उसने ले लिया, और उसने पहली बार यह खबर जानी। नव कुमार स्वागत ही कह उठा, देखता हूँ शरीर में कोई जान नहीं है। बच्चा कच्चा होने से पहले स्त्रियां माँ नानी के पास जाती हैं। यहाँ मांग, अगर यहाँ तो गुड़ में वालू। देखता हूँ इसे बरईपुर भेजना होगा। कुछ देर तक सुहास
ताकती रही। इसके बाद ऊपर धिक्कार से वाक हो गई। छी छी छी, इतनी बड़ी बुढ़िया छोरी हूँ मैं और इतनी ना समझ। एक घर में हूँ, एक साथ हूँ, जरा भी पता नहीं तुड़ू और मुन्ना में मेरे क्या फ़र्क है। फुआ के शरीर का यह हाल, यह तो मुझे पहले समझना चाहिए। सेवा जतन भी करना था, समझ नहीं सकी। सत्य के दोनों लड़के इतने बड़े हो गए और ऐसी बात दिमाग में नहीं आई। सो सिर्फ शर्म ही नहीं, आज सत्य के उस चेतनाहीन पाशु मुखड़े को देखकर भय भी से भी सुहास का कलेजा कांप उठा। सुहास के फूटे नसीब में यदि आश्रय की यह नाव भी डूब जाए, सत्य को कुछ हो जाए तो। सुहास ने सुना, बहुत दिनों के बाद बाल बच्चा होने में मुसीबत हो सकती है। कांप कर उसका कलेजा निढाल हो गया और संभवतः यह पहली ही बार उसने महसूस किया कि सत्य को वह कितना चाहती है। आश्रय की नाव है, केवल इसलिए नहीं, मनुष्य के नाते भी उसने यह हृदय पर आसन बैठा रखा है। माँ नहीं, नानी नहीं, इसलिए सत्य का सेवा जतन नहीं होगा। सुहास क्या सेवा करने की उम्र में नहीं है?